नमस्कार। दूरदर्शन के सजीव फोन इन कार्यक्रम आपका स्वास्थ्य में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, अपने इस कार्यक्रम में हम आपको विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी विषयों पर विशेषज्ञ की राय से अवगत कराते हैं। आज हम बातचीत करने जा रहे हैं बहुत ही सामयिक विषय, लू लगने पर। टेम्परेचर तेज़ी के साथ बढ़ रहा है, 40 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर जा रहा है। सुबह 8 बजे भी अगर हम निकलते हैं तो तीखी धूप जो है हमको चुभने लगती है। ऐसे में लोग स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते हैं, ऐसे में मज़दूरों को काम करना पड़ता है, ऐसे में और भी बहुत सारी गतिविधियाँ चलती। तो कौन सी सावधानी बरती जाए ताकि हमको हीट स्ट्रोक या हीट एग्जॉशन ना हो जाए, सन स्ट्रोक जिसको कहते हैं वो ना लग जाए, और जिसे सामान्य भाषा में कहते हैं लू लगना, ये ना हो जाए। इन मई जून के महीनों में क्या सावधानियाँ बरतें, खासकर बच्चे, बड़े और बूढ़े, और ख़ासकर ऐसे लोग जो कि कई बीमारियों से ग्रसित हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन या दूसरी कोमॉर्बिड कंडीशन से ग्रसित हैं, ऐसे लोगों को भी क्या सावधानी बरतनी चाहिए गर्मी के अंदर। इन सभी सवालों के जवाब के लिए हमारे बीच में डॉक्टर अतुल कटारिया साहब, जो कि बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ हैं और इस तरीके के मरीजों को देखने का उनको काफ़ी एक्सपोजर है। डॉक्टर साहब, तो ये सामान्य भाषा में जो हम ये बोलते हैं कि लू लग गई या एकदम से हीट एग्जॉशन हो गया, जिसे आप कहते हैं सामान्य भाषा में कि गर्मी के कारण लस्त पस्त हो गए, तो लोग तरह तरह के पेय पदार्थ भी पीने लगते हैं कि गन्ने का रस भी पी रहे हैं, पना भी पी रहे हैं, और इसके बावजूद भी लोग इस तरीके के शिकार हो जाते हैं। तो क्या होता क्या है लू लगना, और ये किन मौसम में ज़्यादा होता है, और हमारे देश के किन भागों में ज़्यादा मिलता है? कि मध्य प्रदेश के अंदर भी लू देखने में मिलती है? हाँ, जैसा आपने अपने शुरुआत में बोला कि एक आम भाषा में हम लू शब्द का इस्तेमाल करते हैं। एक आम आदमी इस मौसम में जब बहुत तीखी धूप है और बाहर एक्सपोज़र हो रहा है, बच्चे स्कूल भी जा रहे हैं, लोग काम करने जा रहे हैं, है ना, और बाहर मूवमेंट होता ही है, मूवमेंट रुकता तो नहीं है। तो लू लगने को एक बड़ा आम भाषा में हमने उसे परिभाषित कर रखा है। और अगर हम उसको मेडिकल टर्म में बात करें तो लू लगना एक हीट स्ट्रोक से बोल सकते हैं या सन स्ट्रोक बोल सकते हैं। तो हीट स्ट्रोक या सन स्ट्रोक तो लू का सबसे एक्सट्रीम कंडीशन हो गया ना, कि जिसमें कि सीरियसनेस है कि अगर हीट स्ट्रोक किसी को हुआ है तो वो तो सीरियस कंडीशन है। उसके पहले हीट एग्जॉशन होता है कि आप धूप के कारण या बढ़ते तापमान के कारण थकान में आ जाते हैं, तो वो भी एक अपने आप में परेशानी है। और कई बार सिर्फ हीट स्ट्रेस है। आपने इस मौसम में देखा होगा कि आप जब भी 2-3-4 घंटे भी कहीं काम करके आते हैं तो आपकी इच्छा होती है कि आधा घंटा अपन बिल्कुल कुछ ना करें, आराम करें। तो वो एक स्ट्रेस से जो शुरुआत होती है वो एग्जॉशन और फिर अल्टीमेटली स्ट्रोक तक जा सकती है। अब यह मौसम चूंकि बहुत तेज़ी से तापमान बढ़ रहा है, और जैसा आपने कहा कि सुबह से ही धूप तेज़ रहती है, तापमान ज़्यादा रहता है, ऐसे में हमारा एक्सपोजर लगातार हीट में बना रहता है। अब इसमें दो चीज़ें हैं कि एनवायरमेंटल फैक्टर रहता है, एक्सटर्नल फैक्टर रहता है कि बाहर गए हैं और तो ही बहुत ज़्यादा तापमान है और आपका लंबे समय तक एग्जॉशन हुआ, और साथ में अगर आपका एक्सर्शन भी जुड़ गया इसमें, जो कि हम पाते हैं कि स्कूल में कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ चल रही है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी चल रही है, स्विमिंग चल रहा है, स्प्लैश ग्रुप्स चल रहे हैं, स्कूल ऑलमोस्ट आजकल मई में जाके बंद होते हैं, तो और तापमान अपन देखते हैं कि ऑलमोस्ट पूरा अप्रैल गर्मी में जा रहा है। तो ऐसे में वो जो 1 महीने का समय है उसमें बच्चे लगातार एक्सपोज रहते हैं धूप को लेके, गर्मी को लेके। तो ऐसे में लू लगना बहुत कॉमन है, और लू के साथ कई बीमारियां जुड़ रहती हैं। और इसमें एक चीज़ और जो यहाँ पे मेंशन करना चाहिए, जो बताना चाहिए, वो ये कि आमतौर पर खास करके बच्चों में बहुत सी बीमारियों को माता पिता तुरंत ही इस मौसम में लू से जोड़ते हैं। जी जी। कि हम थोड़ी सी देर के लिए गए थे या थोड़ा ऐसा हुआ, तो कई बार ज़रूरी नहीं कि वो चीज़ लू से ही जुड़ी हुई है। लेकिन लू से जो सबसे परेशानी वाली बात है कि डिहाइड्रेशन, फीवर होना, उल्टी दस्त लगना, या बच्चा बहुत थकान में है, बच्चा इतना वो हो जाता है कि ना कुछ उससे खाते पीते बन रहा है और डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो ये लू से प्रभावित बच्चों का एक लंबी श्रेणी है। और उसके अलावा जो दूसरे वयस्क में हमने देखते हैं कि जो अपने रोज़गार पर जा रहे हैं, काम पर जा रहे हैं, लंबे टाइम तक एग्जॉस्शन हो रहा है, या फिर वर्किंग एटमॉस्फेयर ऐसा है जहाँ के भी खुला वातावरण नहीं है या हवा नहीं है या ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, उस जगह पे ये चीज़ ज़्यादा होती है कि जहाँ पर भी ह्यूमिडिटी बहुत है वहाँ पर बॉडी से जो रेगुलर आपका तापमान नियंत्रण होना चाहिए बॉडी से, जिसको हम बोलते हैं थर्मो रेगुलेशन, वो कई बार प्रभावित होता है, तो उस कारण से भी लू लग जाती है। तो डॉक्टर साहब, नंद स्वरूप मिश्रा बाराबंकी उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़ गए, उनका सवाल ले लेते हैं। हमारे बहुत ही नियमित दर्शक हैं। स्वागत है आपका नंद स्वरूप जी, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार सर, मैं नंद स्वरूप मिश्रा हूँ बाराबंकी से। नमस्कार। मैं जानना चाहता हूँ, बच्चों को अपने को लू से बचाने के लिए हमें दोपहर में 12 बजे 3 बजे के बीच में हमें घर से रुकना चाहिए। दूसरी चीज, हम लोग कपड़े पहनते हैं, बच्चों में एक ये जो फैशन आ गया जींस पहनते हैं, वो बड़ी सख्त होती। हमें हल्के कपड़ा पहनने चाहिए जिससे हवा का आवागमन हो। हमें समय समय पे पानी लेना चाहिए। इसके अलावा कौन एहतियात हमें बरतना चाहिए लू से बचने के लिए?
आपने बहुत ही सही सवाल भी किया और आपने अपने सवाल में काफ़ी जवाब भी दिए हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि सुबह 10-11 बजे से लेके जो 3 बजे तक का समय है वो सबसे तेज़ तापमान का समय रहता है। तो उसमें अपनी कोशिश ये होना चाहिए कि अगर बहुत छोटे बच्चे हैं तो वो उनका बाहर एक्सपोज़र नहीं हो, धूप में एक्सपोज़र नहीं हो। अगर दूसरे स्कूल गोइंग बच्चे हैं तो उन बच्चों के लिए अपनी कोशिश होना चाहिए कि वो पानी भी बराबर पिएं। स्कूल अगर जा रहे हैं तो पहले खा के जाएं, वहाँ पर भी पानी पीते रहें। और स्कूल में और स्कूल के प्रबंधन से भी यह अपने को पहले से पता कर लेना चाहिए कि वहाँ पर कोई सी भी ऐसी एक्टिविटीज़ ना हो रही हो जिसके कारण बच्चे को धूप में लगातार लंबे समय तक कोई व्यायाम या स्पोर्ट्स एक्टिविटी, या भी आजकल छोटे बच्चों के स्कूल ग्रुप में स्प्लैश या पूल एक्टिविटी काफ़ी चलती है, तो वहाँ पर लू लगने का डर रहता है। और दूसरा, जैसे आपने कहा कि खुले और हवादार कपड़े पहनना चाहिए। निश्चित ही बहुत टाइट जीन्स या फुल आस्तीन के कपड़े, पूरे कपड़े पहनाने से, कवर करने से काम नहीं चलेगा। हमारी कोशिश ये होना चाहिए कि लगातार वातावरण ऐसा रहे जहाँ हवा चलती रहे, बंद कमरा नहीं हो, उमस नहीं हो, तो ऐसे में हम बच्चे को लू से बचा सकेंगे। साथ में सबसे ज़रूरी चीज़ है कि खाना पीना उसका मेंटेन रखें, हाइड्रेशन मेंटेन रखें, पानी पीते रहें। पानी के अलावा कैरी का पन्ना है या ORS भी दे सकते हैं हम, और बाकी जो जितने गर्मियों में जो फल आते हैं वो सभी पानी वाले होते हैं, वो अपन बच्चों को लगातार दे सकते हैं। तो ये सब अगर हम सावधानी बरतेंगे तो निश्चित रूप से इस तरीके की घटनाएं जो हैं कम देखने को। डॉक्टर साहब, आम तौर पर जैसे लोग पानी पीते हैं तो गर्मी के अंदर प्यास तो लगती है और लोग पानी पीते हैं, गर्मी में क्या विशेष ध्यान रखना चाहिए बच्चों में या बड़ों में कि इतने इतने अंतराल से पानी पी ही लें? हाँ, जैसा पानी को लेकर तो निश्चित ही उम्र के हिसाब से और वज़न के हिसाब से ये रहता है कि इतना पानी बच्चे को पीना चाहिए। एडल्ट में हम कहते हैं कि मिनिमम 2 लीटर पानी पीना चाहिए। ऐसे ही अगर बड़े बच्चे हैं तो कम से कम 1 लीटर तक पानी उनका आना चाहिए। और छोटे बच्चे अगर अंडर 5 भी हैं तो उनके लिए भी कोशिश ये रहती है कि 1 लीटर पानी उनके उसमें आना चाहिए। मतलब जितना भी फिजिकल एक्टिविटी अगर बढ़ रही है तो यही पानी का अमाउंट जो है, मात्रा बढ़ जाएगी। और पानी में सिर्फ पानी से मतलब नहीं, लिक्विड पदार्थ पीने में आना चाहिए। होता यह है कि जब हम बाहर एक्सपोजर में जाते हैं, स्कूल गया है बच्चा, तो वहाँ पे वो उसका वाटर बॉटल भी कई बार खाली नहीं होता, वैसा का वैसा आ जाता है, पानी नहीं पी रहा है बच्चा। दूसरा, अगर कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटी में लगा हुआ है तो पूरा 2-2 घंटे उसी में लग जाते हैं। या अगर घर में कोई कार्यक्रम चल रहा है, फंक्शन चल रहा है, तो आमतौर पर ये होता है कि पानी पीने में कम आता है। ऐसे में अगर साथ में कोई कोमॉर्बिडिटी है, कोई बीमारी है, मरीज़ को, व्यक्ति को कोई बीमारी भी है, तो वो चीज़ और जल्दी होती है। बच्चों में, छोटे बच्चों में बॉडी सरफेस एरिया ज़्यादा रहता है, तो ऐसे में उनको हीट एक्सपोजर जल्दी होता है। तो बड़ों से अगर हम कंपेयर करें तो बच्चों में तापमान बढ़ने की दर 3 से 4% ज़्यादा रहती है, 3 to 4 टाइम्स ज़्यादा रहती है एडल्ट के मुकाबले। तो वो जल्दी प्रभावित होते हैं बढ़ते हुए तापमान में, नंबर 1। और दूसरा, उनका तापमान कम होने की प्रक्रिया भी धीमी रहती है, क्योंकि स्वेटिंग जिसको हम बोलते हैं कि पर्स्पिरेशन आना या पसीना आना, ये जो पूरी पसीने का जो सिस्टम है वो बच्चों में थोड़ा सा स्लो रहता है। तो उसकी वजह से उनका तापमान कम होने में भी समय लगता है। इसलिए विशेष ध्यान बच्चों के प्रति हमें हमेशा रखना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई डॉक्टर साहब ने कि एडल्ट और बच्चों में मेन डिफरेंस ये होता है कि कई बार इनका थर्मो रेगुलेशन सिस्टम जो रहता है वो एडल्ट की अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा मैच्योर नहीं होता, इसलिए बच्चों को विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, आमतौर पर ये देखा गया है कि कई बीमारियां ऐसी होती हैं जिसके अंदर पानी पीने की ही मनाही होती है, जैसे कई रीनल डिसीज़ होती हैं। ऐसे लोगों को क्या गर्मी के अंदर बहुत ज़्यादा अपने आप को निकलने नहीं देना चाहिए, या कोई ऐसे पेशेंट है जिनको कैंसर का ट्रीटमेंट हुआ है, या कोई ऐसे पेशेंट है जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ है, डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, दवाइयाँ ले रहे हैं, कोई ऐसे डायूरेटिक ले रहे हैं जिसमें यूरिन ज़्यादा जा रही है, इन लोगों को विशेष रूप से गर्मी के सीज़न में क्या ध्यान रखना चाहिए ताकि उनको लू ना लगे, सन स्ट्रोक ना हो जाए? सबसे पहले तो जो आपने 3-4 बीमारियां बताई, इन सब की दवाइयाँ लंबे समय चलती हैं। तो अपने जो ट्रीटिंग फिजिशियन है, डॉक्टर है, उससे परामर्श करके पहले से, जब गर्मियां आ रही हैं तो हमें इस बात की जानकारी ले लेना चाहिए कि हमें इन दवाओं के प्रति क्या खाना पीना रखना है, नंबर 1। क्योंकि कुछ दवाओं से पानी की कमी होती है शरीर में, तो ऐसे मरीज़ों के लिए बताया जाता है कि आपका हीट एक्सपोजर नहीं होना चाहिए या बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो उनके लिए तो बहुत एडवाइजेबल है कि दिन के समय में जब तापमान ज़्यादा है, उनका बाहर का मूवमेंट ना हो। घर में भी जहाँ वह रह रहे हैं वहाँ पर ये कोशिश की जाए कि उनका वातावरण जो है स्वास्थ्यवर्धक हो, जहाँ पे कि हवा बराबर चल रही हो, और उनका खाने पीने को लेकर नियमित करना ज़रूरी है। इसमें यह भी ध्यान रखना पड़ता है कि सोडियम कई बार कम भी होता है, कई बार ज़्यादा भी होता है हीट स्ट्रोक और हीट एग्जॉस्शन में। जैसे अगर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट हम बोलते हैं कि 104 डिग्री फ़ारेनहाइट या 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हीट स्ट्रोक
का टेम्परेचर एक कट ऑफ लाइन है, बल्कि और उससे कम में अगर 38 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा या 102 से भी ज़्यादा है तो उसमें भी वो टेम्परेचर भी काफ़ी ख़राब मानते हैं हम। तो उसको एक तो सबसे पहले कम करना है हमको कि कूलिंग करें, कूलिंग पैड्स लगा सकते हैं या पट्टी किया जा सकता है, और साथ में अगर ज़रूरी समझते हैं ट्रीटिंग फिजिशियन तो उसको दवा दी जा सकती है। बहुत सन स्ट्रोक के टाइम पे दवाएं उतना काम नहीं करेंगी जितना पहली स्टेप में हमें तुरंत ही कूलिंग बॉडी की करना है, कि कोर टेम्परेचर मैनेज करना ज़रूरी है। तो इन सारे प्रभावित मरीजों के लिए ये भी ज़रूरी है कि वो प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन करें जब भी अगर इस तरह का बाहर उनका ट्रैवल हो रहा है, बाहर मूवमेंट हो रहा है, या उनका दिनचर्या ऐसी है कि उनका एक्सपोजर हीट में या बढ़ते तापमान में हो रहा है, तो उन्हें अपने खाने पीने को लेकर भी सावधानी रखना है और नियमित समय पर नियमित अंतराल पर पानी का सेवन करना है। तो आमतौर पर ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ऐसे लोग जो कोमॉर्बिड कंडीशन से ग्रसित हैं वो जो हैं जब बहुत ज़्यादा धूप का टाइम है उस समय घर में निकलने से बचें और वो अच्छे समय पर ही निकले। आमतौर पर डॉक्टर साहब क्या रहता है कि आप देखिए स्पोर्ट्स की एक्टिविटी भी जो है वो गर्मी के अंदर बहुत बढ़ जाती है, गर्मी की छुट्टियां रहती हैं, लोग ट्रैवल भी बहुत ज़्यादा करते हैं। और आप देखिए IPL चल रहा है तो हम सुबह देखते हैं लोग क्रिकेट के मैदान में बच्चे क्रिकेट भी खेल रहे हैं। आपने जैसा बताया कि लोग स्विमिंग पूल में भी जाते हैं और छुट्टियों का समय रहता है तो सारी एक्टिविटीज़ बढ़ जाती हैं। तो ऐसा कौन सा पॉइंट आए जब किसी एडल्ट को ये लगने लगे कि नहीं मुझे अब कुछ पी लेना चाहिए या मुझे अब इस एक्टिविटी पे विश्राम दे देना चाहिए, क्योंकि अब मुझे ये क्या मतलब प्रारंभिक लक्षण क्या होते हैं व्यक्ति को कि वो हीट एग्जॉशन में जा रहा है उसके? देखिए, व्यक्ति स्वयं को तो थकान सबसे पहले महसूस होगी उसको। अगर हम उस समय उसका टेम्परेचर भी ले सकें हीट एग्जॉशन वाले या हीट स्ट्रोक का, तो टेम्परेचर भी बढ़ा हुआ मिलेगा, शरीर में धड़कन बढ़ी हुई मिलेगी और थकान मिलती है ऐसे मरीज़ को। लेकिन उसी के साथ अगर थोड़ा सा भी आपको सेंसोरियम को लेके सुस्ती आ रही है या थोड़ा सा गिडीनेस आ रही है या डेलीरियम जिसको हम बोलते हैं कि थोड़ी सी गफलत वाली स्थिति आ रही है, तो वो एक बड़ा संकेत है कि अभी आप तुरंत ही ठंडे में आ जाइए, सारी गतिविधियां भी बंद कर दें, तुरंत ठंडे में आ जाएं, लेट जाएं, अगर जरूर संभव हो सके तो किसी चिकित्सक से संपर्क कर लें, उन्हें तो कम से कम अपना लिक्विड इंटेक तुरंत बढ़ाएं और बॉडी का टेम्परेचर कम करें। बॉडी का टेम्परेचर कम करने के लिए मैंने बताया कि पट्टियाँ रख सकते हैं, अपन खुले वातावरण में रख सकते हैं, पंखा चला के, AC चला के तुरंत ही कोर बॉडी टेम्परेचर को कम करना है हमें। कई बार आइस पैक वगैरह भी लोग आइस पैक भी आते हैं, कूल आइस पैक्स भी लगा सकते हैं। और छोटे बच्चों में जैसे मैंने बताया कि नेक वाला एरिया है, ग्रॉइन वाला एरिया है, एक्सिलरी एरिया है, यहाँ पर हमें करने से बड़ी वेसल्स रहती हैं तो जल्दी हीट जो है बॉडी से निकलती है। तो वो कूलिंग करना है, पट्टियाँ रखना है और खुले वातावरण में रखना है। तो डॉक्टर साहब कई बार ये मई जून के महीने में हम ये देखते हैं कि उत्तर प्रदेश, बिहार और इन सब जगह से कई बार खबरें आती हैं कि लू से जो इतने लोगों की मृत्यु हो गई। तो आखिर ऐसा क्या हो जाता है कि लू लगने से या हीट स्ट्रोक लगने से लोगों की मृत्यु भी हो जाती है? क्या इतना खतरनाक होता है ये हीट स्ट्रोक होना? हाँ, जैसा हमने शुरू में ही बात की कि लू का जो सबसे खतरनाक वाला जो स्टेज है उसको हम बोलते हैं हीट स्ट्रोक या सन स्ट्रोक। उसमें टेम्परेचर 104 डिग्री से ज़्यादा हो जाता है, बॉडी का फ़ारेनहाइट 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, और साथ में बाकी सिम्टम्स भी जुड़ने लगते हैं ना। सबसे पहले तो आपकी मेंटल स्टेट कन्फ्यूज़न वाली हो जाती है, या तो आप बेहोश हो रहे हैं या गफलत है या सुस्ती है, तो वो संकेत एक खतरनाक संकेत है। तो ऐसे लोगों को जो बाहर गए हुए हैं, खास करके बिहार और यूपी आपने बोला, लेकिन ये ऊपर के सारे ही गर्म प्रदेशों में यह चीज़ कॉमन है, वहाँ पर और ज़्यादा कॉमन है क्योंकि वहाँ पर हीट का एक्सट्रीम्स भी ज़्यादा हैं। और हम देखते हैं कि वहाँ पर काम के कारण, रोज़गार के कारण बाहर खेतों में मजदूर भी जा रहा है, किसान भी जा रहे हैं, तो वहाँ पर लू लगना कॉमन है। लेकिन लू लगने के साथ ही कई बार कुछ बीमारियाँ भी साथ में जुड़ जाती हैं, खास करके बच्चों की अगर हम बात करें कि दस्त उल्टी हो रहे हैं उस मरीज़ को, तो वही जो डिहाइड्रेशन भी जल्दी हो जाता है ऐसे मरीज़ में। और फिर जब लंबे टाइम के एक्सट्रीम वाले जो मरीज रहते हैं लू के, जो आपने पूछा कि मौत क्यों हो जाती है, मौत आमतौर पर लू में होना नहीं चाहिए। बहुत प्रिसाइजली अगर हम बात करें तो उस स्टेज के आने के पहले ही उसको उचित देखभाल हो जाना चाहिए। लेकिन फिर भी जो कोमॉर्बिडिटी इसके कारण कई मरीजों को जो उनको एक्सट्रीम्स पे सन स्ट्रोक होता है, उनके रीनल पैरामीटर्स बिगड़ जाते हैं, ब्लड प्रेशर फॉल होने लगता है, कई बार हार्ट का रिदम डिसऑर्डर होने लगता है, कन्वल्जन आ सकते हैं। तो वो सारे एक्सट्रीम और खतरे वाली कंडीशंस हैं जिसमें से कई बार मरीज को जान का खतरा रहता है। तो डॉक्टर साहब आमतौर पर ये भी देखा जाता है कि लोग काफ़ी व्यसन करते हैं आजकल, पार्टीज़ होती हैं उसमें अल्कोहल का लेना बहुत कॉमन है, और कई बार आप देखते हैं भरी गर्मी में लोग स्मोक भी करते हैं। तो ये सब चीज़ें जो रहती हैं, क्या इसमें भी हीट स्ट्रोक वगैरह लगने का ज़्यादा खतरा रहता है? इसमें ये चीज़ें प्रभावित कर सकती हैं आपके कंडीशंस को या आपके इंडिविजुअल जो व्यक्ति को प्रभावित कर सकती हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो ड्रग्स में हैं,
अगर आप वो ड्रग्स लेके कहाँ पर किस कंडीशन में पड़े हैं, उन्होंने कुछ खाया पिया है कि नहीं, कोई बंद कमरे में, आपने हॉस्टल्स में देखा होगा, छोटे कमरों में देखा होगा, लोग आजकल अकेले रहते हैं अपने अपने शहरों में, और अगर वहाँ पे वो उनको इस तरह की किसी भी नशे की आदत है, ड्रग्स की आदत है, तो वो लंबे टाइम तक अनअटेंडेड रहते हैं, उनको किसी ने देखा नहीं, उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं और सोए हुए पड़े हैं, तो पता लगा कोई भी एक्सटर्नल उनको कारण नहीं मिला हीट एक्सॉशन का या हीट स्ट्रोक का, लेकिन फिर भी उनका बॉडी का पूरा सिम्टम प्रोफाइल वही रहती जो एक इस तरह के हीट एक्सॉशन या हीट स्ट्रोक वाले मरीज़ में रहती है, और वो चीज़ फिर उसमें कंपाउंड हो जाती है, जुड़ जाती है उसमें। तो ये तो एक ग्रुप हो गया कि जो ड्रग्स ले रहे हैं, या कुछ कई बार कुछ दवाएं ऐसी रहती हैं जो आपकी चेतना को प्रभावित करती हैं। अब अगर बहुत गर्म मौसम में इस कारण से आपकी चेतना प्रभावित हो गई है दवाओं के कारण, या कुछ दवाएं इस तरह की चलती हैं जो रीनल पे नुकसान कर रही हैं, आपका हाइड्रेशन मेंटेन नहीं हो रहा है, या यूरिन आउटपुट उसके कारण प्रभावित है, तो ऐसी दवाओं से भी लू लगना और जल्दी ज़्यादा हो जाता है। जी जी। तो ऐसे मरीजों, ऐसे ग्रुप में भी हीट स्ट्रोक हम बोलते हैं, है ना, कि एक तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के कारण हीट स्ट्रोक हुआ, और एक ग्रुप ऐसा है जो उनमें दवाएं हैं, बीमारियां हैं, और बीमारियों के कारण बॉडी का जो थर्मो रेगुलेशन सिस्टम है वो पूरा डिरेंज्ड हो गया। डॉक्टर साहब, कई चीज़ें जैसे प्रचलित हैं लोगों में, लोग कहते हैं भाई कितनी भी गर्मी हो रही हो, तुम अगर एक प्याज लेके चले जाओ अपनी जेब के अंदर तो तुमको लू नहीं लगेगी। कई लोग जो शरीर के किसी हिस्से में भी प्याज बांध लेते हैं। तो ये सब चीज़ें साइंटिफिकली कहाँ तक सही हैं कि ऐसा कर लेने से लू से बचा जा सकता है? साइंटिफिकली तो इसका कोई वो नहीं, साक्ष्य नहीं है, साक्ष्य भी नहीं है, उसकी कोई ऑथेंटिसिटी भी नहीं है, ये पुराने प्रचलित वो हैं। लेकिन कहने का इसका तात्पर्य यह रहता है कि आप घर से निकलें तो पानी भी लेके साथ में निकलें, और पर्याप्त मात्रा में खाने की चीज़ें भी लेके निकलें अगर आप लंबे टाइम पे जा रहे हैं तो, और कोशिश ये होना चाहिए कि हम ऐसी जगह पे लंबे टाइम तक वो नहीं रहें। लेकिन जो दूसरा एक और जो चीज़ जुड़ जाती है कि प्याज तो एक चीज़ हो गई, लेकिन इस मौसम में दूसरा हमें ये ध्यान रखना है कि बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं जिनका लू से संबंध नहीं है, और हम उसको सिर्फ लू के कारण एक दिन 2 दिन भी प्रोलॉन्ग करते हैं, खासकर बच्चों में, तो वो चीज़ और बिगड़ जाती है कि उल्टी दस्त उसको इन्फेक्शन के कारण हो रहे हैं, और पेरेंट्स को लग रहा है, माता पिता को लग रहा है कि अरे ये कल स्कूल गया था, या कल ये 2 घंटे बाहर था, बाहर खेल रहा था मोहल्ले में, सड़क पे या पार्क में, और इसको लू लग गई है और अभी ठीक हो जाएगी, या कोई अपने ही घर का जो आपने बताया कि नुस्खा कर दिया और 2 दिन और निकाल दिए, तो वही कंडीशन बिगड़ जाती है। तो अपने को मौसम भले ही गर्म भी है, लेकिन सारी बीमारियों को सिर्फ लू की कैटेगरी में रखने की भी ज़रूरत नहीं। अच्छा, आमतौर पर जो एडल्ट लोग रहते हैं और जो बहुत ज़्यादा जो गन्ने का रस जैसे पी रहे हैं, या मान लीजिए शिकंजी पी रहे हैं, और दूसरे जो पेय पदार्थ हैं, ये अगर इनका फ्रीक्वेंटली सेवन किया जाए तो इससे भी गर्मी या हीट एग्जॉशन या लू से बचा जा सकता है। कैसे कहते हैं कि घर से बाहर निकलें तो उसमें आप 2 गिलास पानी पी कर चले जाएं। इसमें पानी ठीक है, और ऐसे पेय पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रोलाइट्स जा रहा है वो भी ठीक हैं, लेकिन गन्ने का रस, सिर्फ गन्ने का रस अकेले पीने से मदद नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि वो सिर्फ शुगर है, सुक्रोज है वो, है ना। तो वो तो आपकी उस टाइम समय की प्यास को भी बुझा रहा है, लेकिन वो बॉडी में अगर आपने ज़्यादा उसी पे जोर दिया तो वो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स को सब डिस्टर्ब करेगा। तो ऐसे पेय पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रोलाइट्स जा रहे हैं, नमक जा रही है, शक्कर जा रहा है, और साथ में पानी की मात्रा समुचित मात्रा में जा रहा है, वो लेना चाहिए। तो आप ORS भी ले सकते हैं, सादा पानी भी ले सकते हैं, जीवन रक्षक घोल आजकल सब जगह अवेलेबल है, वो लिया जा सकता है, और जैसे नींबू की शिकंजी वगैरह है, नारियल का पानी है, ये निश्चित ही इस तरह के इस मौसम में कामगार भी है और मदद भी करता है बॉडी के हाइड्रेशन को मेंटेन करने। आमतौर पर देखिए, ये प्रकृति का कैसा करिश्मा है कि जब हीट इतनी ज़्यादा रहती है तो जितने भी फल हैं, जैसे कि तरबूज है या खरबूज है या ककड़ी है, इन सभी के अंदर पानी की मात्रा जो है काफ़ी प्रचुर रहती है। तो आपको लगता है कि आजकल का यूथ जो है जिस तरीके से पिज़्ज़ा, बर्गर और दुनिया भर की चीज़ों में उलझा हुआ है, या हम लोग और ऐसे पदार्थों का सेवन करते हैं जिसके अंदर बहुत सारे मसाले रहते हैं, उनकी वजह ये जो मौसमी फल हैं, इवन आम है जो कि फलों का राजा है, वो इसी मौसम में ज़्यादा आता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं व्यक्ति को, जिससे कहते हैं ना कि लोग बोलते हैं कि साहब मैदे को ठंडा रखती हैं या शरीर को ठंडा रखती हैं, आपका मेडिकल साइंस इस बारे में क्या कहता है? आपने बिल्कुल उचित कहा कि जितना भी फास्ट फूड है, फास्ट फूड में जैसे एक वो भी चलता है कि फास्ट में इस गलती से ही लगा हुआ है, वो फैट फूड ही है कि वो शरीर को नुकसान ही कर रहा है। तो नुकसान कर रहा है, और प्रमोशन हमें सारी इन फ्रूट्स का करना है,
सब्जियों का करना है। फ्रूट्स का तो एक बहुत ही क्लियर डिक्टेशन है कि जो पानी वाले सारे फ्रूट जो इस मौसम में मिल रहे हैं उनका सेवन करना चाहिए। उसमें एक और जो गाइडिंग वो है कि तरबूज या खरबूज इस तरह के फ्रूट्स लंबे टाइम के कटे हुए नहीं हों, ये ज़रूर ध्यान में रखना है कि आज कटा और वो 2 दिन तक इस्तेमाल हो रहा है, वो निश्चित ही नुकसान पहुंचा सकता है। तो ताज़े फल खाना, दिन में 3 से 4 बार, और 3 से 4 अलग वैरायटी के फल, और अब तो 3 से 4 कलर के फलों पर भी जोर दिया जा रहा है कि अलग अलग कलर के 4 फल आप बच्चे को खिलाइए। अच्छा, है ना, तो 4 तरीके के फल खिलाइए, वैरायटी भी हो उसमें, कलर्स में भी फ़र्क हो, वो तो निश्चित ही सभी न्यूट्रिशंस को कवर करते हैं। और साथ में पानी का इंटेक ज़्यादा होना चाहिए, फास्ट फूड का इंटेक कम करना है, और बाहर जो बच्चे का एक्सपोजर हो रहा है इस मौसम में, उसमें कोशिश करना चाहिए कि स्ट्रीट फूड अभी इन दिनों में कम से कम खाने में आए, या कम से कम ऐसी जगह पर खाने में आए जहाँ पर कि हम उसको लेके सुरक्षित महसूस करें। और कई बार स्किन जो रहती है बच्चों की वो एकदम से सूख जाती है, या आप लोग जैसे कहते हैं कि स्किन से आपने खींचा और वो सही तरीके से रिकॉइल नहीं हो रहा, ये भी कई बार शरीर में पानी की कमी या गर्मी के अंदर देखने में ज़्यादा मिलता है। हाँ, ये डिहाइड्रेशन का साइन है जी ना? जी। कि अगर हमने लंबे टाइम तक शरीर में पानी की कमी है तो त्वचा की जो फ्लेक्सिबिलिटी रहती है या रिकॉइल वो रहती है, वो कम हो जाती है। वो एक साइन होता है कि हाँ भाई डिहाइड्रेशन है। लेकिन उसके पहले ही हमें और भी साइन मिलेंगे, है ना, कि होंठ सूख रहे हैं या चमड़ी ड्राई हो रही है। एक्सट्रीम उसमें तो बिल्कुल ड्राई स्किन मिलती है आपको, रेड भी मिलती है, धड़कन बढ़ी हुई मिलती है। तो डिहाइड्रेशन के एक्सट्रीम साइंस तो आपको वैसे ही बहुत एज ए डॉक्टर या एज ए अटेंडेंट अगर कोई अलर्ट है तो वो समझ जाएगा। लेकिन जो माइल्ड डिहाइड्रेशन में हमें हमेशा ये देखना चाहिए कि बच्चे का पेशाब बार बार हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 6 से 8 घंटे तक अगर पेशाब नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये एक अलर्ट सिग्नल है कि भाई बच्चे ने पिछले 6 घंटे से पेशाब नहीं किया है या उसने पानी नहीं पिया है। तो ऐसे बच्चे में हमें निश्चित ही स्किन पे भी ध्यान रखना चाहिए, होंठ ड्राई तो नहीं हो रहे हैं वो ध्यान रखना चाहिए, और बच्चे ने पेशाब किया कि नहीं वो ध्यान रखना चाहिए। तो देखा आपने, बहुत अच्छी तरीके से डॉक्टर साहब ने बताया। चूँकि वो शिशु रोग विशेषज्ञ हैं, सब बच्चों के बारे में तो उन्होंने विस्तार से बताया ही, साथ में उन्होंने ये भी बताया कि एडल्ट लोग भी जो हैं इससे आसानी से बचे रह सकते हैं। हीट को एग्जॉशन के स्टेज पर ही हमको पकड़ना है ताकि हीट स्ट्रोक की नौबत ना आए, और हमें अपनी गतिविधियों को वातावरण के तापमान के अनुसार नियंत्रित करना चाहिए। अगर आप ये सारी सावधानी बरतेंगे, खान पान का ध्यान रखेंगे, तो निश्चित रूप से गर्मी की ऋतु को आप अच्छी तरीके से एंजॉय कर सकेंगे। और आप जाइएगा नहीं, हमारा एक दूसरा सेगमेंट है जिसके अंदर हम बातचीत करेंगे कॉर्नियल अल्सर और आई डोनेशन के बारे में। इसके पहले कि मैं डॉक्टर भावना शर्मा को बुलाऊं, जो कि एम्स में ऑप्थेल्मोलॉजी की हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर कटारिया, आप हमारे स्टूडियो में, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये तारा वो तारा हर तारा, ये तारा वो तारा हर तारा, देखो जिसे भी लगे प्यारा। ये तारा वो तारा हर तारा, ये सब साथ में जो है रात में, तो जगमगाया आसमान सारा। जगमग तारे, 2 तारे, 9 तारे, 100 तारे, जगमग सारे, हर तारा है शरारा। जिस तरह लाखों तारे मिलकर जगमगाता आसमान बनाते हैं, उसी तरह हम सब मिलकर अपने वोट के जरिए एक सुरीला संसार, एक सुनहरा देश और उज्जवल भविष्य बना सकते हैं। इसलिए वोट देना बहुत जरूरी है। वोटिंग के दिन छुट्टी होती है, लेकिन आपकी छुट्टी शुरू होनी चाहिए वोट देने के बाद, तभी हम गा पाएंगे। धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा। 5 साल में 5 मिनट तो देश को दे ही सकते हैं। आओ गर्व के साथ अपना वोट दें। मेरा वोट, मेरी वॉइस। एक बार स्वागत है आपका दूरदर्शन के सजीव फोन इन कार्यक्रम आपका स्वास्थ्य में। और अपने दूसरे सेगमेंट में हम बातचीत करने जा रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर, वो है कॉर्नियल अल्सर और आई डोनेशन के बारे में। मेरे साथ है डॉक्टर भावना शर्मा, जो कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भोपाल में ऑप्थेल्मोलॉजी डिपार्टमेंट या नेत्र रोग विभाग की अध्यक्ष हैं वो,
और कॉर्नियल अल्सर और आई डोनेशन के बारे में काफ़ी काम करती हैं। तो मैडम, ये कॉर्निया क्या होता है और इसका अल्सर होना क्या बहुत कॉमन है, और ये आई डोनेशन क्या कॉर्नियल अल्सर से ही जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है आपने जो चुना है? जी, तो पहले मैं कॉर्नियल अल्सर के बारे में बताना चाहूँगी। कॉर्नियल अल्सर, जैसा कि नाम हमको बता रहा है, कॉर्निया से संबंधित छाला आँख में पड़ जाता है। कॉर्निया हमारी सामने की एक पुतली रहती है, काली ये जो पुतली काली काली दिख रही है जी। आपकी आंख में, ये कॉर्निया है? जी, काली पुतली से संबंधित अल्सर को, या जिसमें मवाद पड़ जाए, उसको कॉर्नियल अल्सर कहते हैं। ये इतनी कॉमन बीमारी नहीं है, ना ही ये कभी अपने से किसी को होती है। इसके प्रीडिस्पोजिशन या इसके रिस्क फैक्टर्स होते हैं। रिस्क फैक्टर्स में जो कॉमन, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हम लोगों को देखने को मिलता है हमारे परिवेश में, ग्रामीण परिवेश में, वो चोट लगने के कारण होता है। चोट अगर कोई ऑर्गेनिक मटेरियल से लगती है, या जो कंटामिनेशन मिट्टी के पदार्थ से हो जाता है, सॉइल से जो पदार्थ से कंटामिनेशन हो जाता है चोट लगने के बाद, उससे ये छाला पड़ता है। जो पेशेंट्स को शुगर अनियंत्रित होती है, या कोई और तरीके की बीमारी आँखों में है, जैसे नासूर की तकलीफ़ है, या आँख में ड्राई आई है, या कोई तरीके की पहले इलाज हुआ है जिसके कारण आँख में छाला पहले पड़ चुका है, ऐसे पेशेंट्स को, या वायरल रीजंस के साथ हो सकता है, ऐसे पेशेंट्स को कॉर्नियल अल्सर होता है। तो इससे, जैसे मैंने पहले कहा कि पुतली के ऊपर छाला पड़ जाता है, एक बार पुतली के ऊपर छाला पड़ जाता है तो उससे आँखों की रोशनी पे असर करता है। तो ये कॉर्नियल अल्सर के बारे में हुआ। मैडम, एक पेशेंट हमने, हमारे पड़ोस में एक व्यक्ति थे, उनको क्या हुआ, फालिज मार गया था। फालिज मारने के कारण उनका एक तरफ का चेहरा जो था वो काम ही नहीं कर रहा था, तो उनकी एक आंख खुली रह जाती थी। कुछ दिन बाद डॉक्टर ने उनको बताया कि चूँकि आपकी आंख खुली रहती थी, इसलिए आपके ये जो पुतली है इस पे ये असर आ गया है। तो इसमें भी ऐसा हो जाता है? जी, तो इसको एक्सपोजर केरेटोपैथी कहते हैं। जो पेशेंट्स न्यूरोलॉजिकल कंप्लेंट्स होती है, या जिसको कोमाटोस पेशेंट्स हैं, या जैसे आपने कहा कि जिसको कोई पैरालिसिस की तकलीफ है, वो पेशेंट्स में जिनमें आँख खुली रह जाती है लंबे समय तक, तो एक्सपोजर के कारण छाला पड़ जाता है। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस पेशेंट को नेत्र रोग विशेषज्ञ के पास ले जाएं, उसका इलाज करवाएं, और हम सर्जिकल प्रोसीजर से इसको ठीक कर सकते हैं, या इसको बढ़ने से रोक सकते हैं। तो कॉर्नियल अल्सर का इलाज संभव है अगर हम समय पर इसका इंटरवेंशन करें और समय पर इसका ट्रीटमेंट करें। लेकिन आमतौर पर इसके लक्षण क्या होते हैं? जैसे कैसे मुझको पता लगेगा कि मुझे कॉर्निया के अंदर कोई इन्फेक्शन हो गया है? जी, तो इसके लक्षण होते हैं कि जैसा मैंने पहले भी कहा कि जो सबसे कॉमनेस्ट या पाए जाने वाला फैक्टर है वो चोट लगना होता है। तो कोई पेशेंट ऐसा है जिसको चोट लगी है, चोट लगने के बाद आंख में लालपन आने लगा, पानी आने लगा, बहुत तेज़ दर्द होता है, सीवियर पेन, और रोशनी में देखने से चकाचौंधी होती है, रोशनी में आंख नहीं खुलती है, या हमको मवाद आने लगता है आंख से, तो ऐसे पेशेंट्स को ये सस्पेक्ट किया जाता है कि इनको कॉर्नियल अल्सर है। कोई और भी पेशेंट जो हमने प्रीडिस्पोजिशन की पहले बात करी कि अगर डायबिटीज़ है, या जिसको पहले चोट लग चुकी है, वायरल इन्फेक्शन हो चुका है, या एक्सपोजर केरेटोपैथी, ऐसे पेशेंट्स को भी अगर ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं कि एकदम से सीवियर पेन होने लगा, बहुत ज़्यादा पानी आने लगा, या बहुत ज़्यादा चकाचौंधी होने लगी, तो ऐसे पेशेंट्स को भी हम कॉर्नियल अल्सर सस्पेक्ट करते हैं। तो मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगी कि जब भी कभी पेशेंट्स को ऐसी तकलीफ़ है तो वो नेत्र रोग विशेषज्ञ को जांच करवाकर उसका इलाज चालू तो करवाएं। आमतौर पर लोग क्या करते हैं मैडम, कि लोगों को लगता है कि सब आँख लाल हो गई, चकाचौंध थोड़ी हो रही, तो लोग किसी मेडिकल स्टोर पे चले जाते हैं, वहाँ से एक आई ड्रॉप ले लेते हैं और आई ड्रॉप डालना शुरू कर देते हैं। तो ये प्रवृत्ति कहाँ तक ठीक है? जी, बहुत अच्छा सवाल है, और इस सवाल के जवाब में मैं ये बोलना चाहूँगी कि बहुत रैम्पेंट है ये। ऑलमोस्ट कॉर्नियल अल्सर के जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, 90% के ऊपर पेशेंट्स खुद ही दवा लेके मेडिकल स्टोर से डालते रहते हैं, और वो दवा जो रहती है स्टेरॉयड रहती है, एक सफ़ेद कलर की दूध के रंग की दवाई होती है, वो ड्रॉप्स डाल लेते हैं। उस ड्रॉप से मात्र कुछ घंटों के अंदर आँख की तकलीफ़ ठीक हो जाती है। तो पेशेंट सोचते हैं कि हमारी आँख ठीक हो गई है, और वो उसको कंटिन्यू करते हैं डालना, लेकिन ये बहुत ही खतरनाक, बहुत हार्मफुल दवा है। इससे छाला आगे बढ़ जाता है, और कई बार पुतली परफोरेट हो जाती है, फट जाती है। तो ऐसे में उसकी नज़र बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर वो स्टेरॉइड का ड्रॉप नहीं यूज़ करते तो आँख बचाना ज़्यादा हमारे लिए सरल होता, बजाय कि वो स्टेरॉइड डाल के आए हैं और आँख की पुतली में इतना कॉम्प्लिकेशन हो गया कि नज़र बचाना मुश्किल हो रहा है। तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि जब भी कोई ऐसी तकलीफ़ है तो अपने से कोई भी दवा ना डालें आँख में, केवल नेत्र रोग विशेषज्ञ की सलाह से ही दवा का यूज़ करें। बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई डॉक्टर साहब ने, क्योंकि आँख जो है हमारे शरीर का ऐसा महत्वपूर्ण संवेदी अंग है जिससे हम सारी दुनिया देखते हैं, और उस अंग की देखभाल करने में अगर हम ऐसी कोताही बरतते हैं कि हम कहीं से भी दवा लेके डाल देते हैं, जैसे कि मैडम ने बताया कि सफ़ेद दूध जैसी दवा होती है और कई बार वो कान के कॉर्निया के अंदर परफोरेशन का कारण बन जाती, तब
बहुत पेचीदा इलाज। मैडम अगर सही समय पर मान लीजिए कोई व्यक्ति आ गया तो क्या दवाओं से ही ये कॉर्नियल अल्सर, या कई बार एक हमारे दूरदर्शन की एक हमारी सहयोगी थी, उनको आँख के अंदर एक फंगल इन्फेक्शन हो गया था, लेकिन बाद में फिर हैदराबाद में जाकर उन्होंने कार्नियल ट्रांसप्लांट कराया, तो कैसे पता करते हैं आप लोग कि ये इन्फेक्शन कौन सा है, बैक्टीरियल है, वायरल है कि फंगल है, और कैसे ट्रीटमेंट निर्धारित करते हैं? जी, तो जब भी हमारे पास कोई ऐसा मरीज आता है जिसकी डायग्नोसिस कॉर्नियल अल्सर होती है, तो उसकी आँख का एक पुतली का एक छोटा टुकड़ा हम जांच के लिए भेजते हैं। उसको कल्चर सेंसिटिविटी या माइक्रोबियल एनालिसिस कहते हैं, जिससे हम कौन से कीटाणु से ये अल्सर हुआ है इसकी जांच करते हैं। तो ये जांच जब हमारे पास इसकी रिपोर्ट आ जाती है, तो उस रिपोर्ट के आधार पर हम मरीज का इलाज चालू करते हैं, और उससे बहुत हद तक हम मेडिकल दवाइयों से या केवल दवाइयों से, ड्रॉप डालने वाली और खाने वाली दवाइयों से बहुत हद तक पेशेंट का इलाज कर सकते हैं। कॉर्नियल ट्रांसप्लांट एक लास्ट रिसॉर्ट होता है, जब हम बिल्कुल आंखों को दवाइयों से नहीं बचाव कर पा रहे हैं तो हम कॉर्नियल ट्रांसप्लांट करते हैं। लेकिन अगर आप समय पर डॉक्टर की सलाह ले लें, समय पर आपका इलाज चालू हो जाए, तो हम ऐसे पेशेंट्स की नज़र बचा सकते हैं। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई मैडम ने कि अगर सही समय पर आप पहुंच गए तो कार्नियल ट्रांसप्लांट जैसी बड़ी चीज़ होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उन्हें पता लग जाएगा कि इन्फेक्शन किस बात का है, और आपकी आँख को अच्छी तरीके से बचाया जा सकता है। इंदौर से साधना मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गई, उनका सवाल ले लेते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए अपना सवाल। पूछिए साधना जी, क्या सवाल है आपका? हेलो साधना जी शायद हमारे संपर्क में नहीं है अभी। तो डॉक्टर साहब कई बार ये बोलते हैं कि साहब हर 2-2 घंटे में दवा डालिए, हर 1-1 घंटे में दवा डालिए, तो बड़ा कम्बरसम हो जाता है। तो इसको अगर आज्ञा नहीं मानी और 2 की बजाय 4-6 घंटे में डाल दी, तो इसका कुछ नुकसान हो जाता है क्या मरीजों जी, को? तो मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि डॉक्टर की सलाह के अनुसार जैसा कहा गया है वैसा ही इलाज करेंगे तो हमारी आंखें जल्दी ठीक हो जाएंगी और रोशनी पूरी वापस आ जाएगी। 2-2 घंटे से दवा या 1-1 घंटे से भी कई बार इसलिए कहा जाता है कि जिससे हम कांस्टेंट एक अमाउंट ऑफ एंटीबायोटिक आंख में रखें, तो जो कीटाणु का इलाज कर रहे हैं वो कीटाणु रीग्रो नहीं करता और आंख में कॉम्प्लिकेशन नहीं होता। तो ये ज़रूरी है कि जिस फ्रीक्वेंसी में आपको दवा बताई गई है उसी फ्रीक्वेंसी में आप डालें, तो आँख का जो ट्रीटमेंट है वो ज़्यादा अच्छे से हो सकेगा और कॉम्प्लिकेशन से बचाव हो सकेगा। तो जितनी बार दवा डालने के लिए बोले उतनी बार दवा डालें, और जौन सी दवा जब डालने के लिए बोले तब डालें, तभी आपको जो है मनोवांछित फल मिलेगा और उससे जो है आँख जो है वो अच्छी हो जाएगी। डॉक्टर साहब, एक बार हमारे पड़ोस में एक बच्चे को जो प्लास्टिक की बॉल होती है वो आई और ज़ोर से लग गई, और उसके बाद उस बच्चे को शंकर नेत्रालय तक सब जगह, आज ये करीब 8-10 साल पहले की बात है, लेकिन लेकिन उनकी आँख की रोशनी चली गई उस बच्चे की। मैं आपका जवाब लेता हूँ। साधना मिश्रा जी फिर से जुड़ गई, उनका सवाल ले लेते हैं। स्वागत है आपका, पूछिए साधना जी, क्या सवाल है आपका? हेलो। कि हमारी लास्ट ईयर कैटरेक्ट सर्जरी हुई थी, अभी हम झुक कर काम करते हैं तो हमारे विजन थोड़ा सा अप एंड डाउन होता है और अजीब सा लगता है आंखों में झुककर काम करने से, और फ्लैशेस आने लगते हैं गोल्डन रंग के। आप कुछ पूछना चाहती हैं इनसे? जी, तो ये जो आपको गोल्डन रंग के चक्र दिखाई पड़ते हैं रोशनी के आगे? नहीं नहीं, चक्र नहीं दिखाई देते, सिर्फ फ्लैशेस आते हैं। फ्लैशेस पहले आते थे, अब तो बहुत कम हो गए हैं। जी, तो कई बार ये लेंस, जो कैटरैक्ट के बाद हम लोग लेंस डालते हैं, वो लेंस के कारण पेशेंट ऐसा सिम्टम्स परसीव करता है जिसमें कि रोशनी के आगे हमको फ्लैशेस दिखाई पड़ना या कोई और तकलीफ, रोशनी से संबंधित तकलीफ रहती है। तो धीरे धीरे करके, अगर लेंस अपनी जगह पर स्थित है तो धीरे धीरे करके ये तकलीफ अपने आप ही पेशेंट परसीव नहीं करता है, क्योंकि वो ब्रेन उस तरीके से न्यूरो एडेप्टेशन हो जाता है, काफ़ी तो उनको आराम हो जाता है। जी, आराम हो जाता है। अगर ये परसिस्ट कर रहा है तो फिर आप, मेरी सलाह है, आप नेत्रोग विशेषज्ञ के पास जाकर एक बार अपनी जांच कराएं और हम ये देखेंगे कि आपका जो आईओएल या लेंस डला हुआ है वो अपनी पोजीशन पर है। जी, तो साधना जी, आशा करता हूँ कि आपको अपना जवाब मिल गया होगा। मैडम एक तो कह रही हैं कि हो सकता, आप खुद भी कह रही हैं कि पहले से कम हो गया। अगर ये अपने आप ख़त्म नहीं होता तो जिन्होंने आपका ऑपरेशन किया है उनके पास जाइए, वो एक बार देख लेंगे कि आपके लेंस की स्थिति सही है कि नहीं, और अगर वो सही है तो फिर वो आपको बताएंगे क्या हो सकता है। तो मैं आपसे बात कर रहा था मैडम कि एक पेशेंट की इस तरीके से विजन चला गया था, तो चोट लगने से इस तरीके से विजन, जबकि आंख ऊपर से उसकी सामान्य दिख रही थी। जी,
तो चोट लगने से दो कारण हो सकते हैं। एक तो जैसे मैंने कहा कि काली पुतली के ऊपर छाला पड़ जाता है अगर डायरेक्ट इंजरी हुई है कॉर्निया के ऊपर। दूसरा क्योंकि थर्स्ट बहुत रहता है, बॉल बहुत फोर्स और स्पीड के साथ आती है, तो पीछे पर्दे में इसका नुकसान होता है। तो कई बार पर्दे में छेद हो जाता है या पर्दा अपनी जगह से उखड़ जाता है जिसको रेटिनल डिटैचमेंट कहते हैं, या पर्दे में सूजन आ जाती है जिसको मैक्यूलर एडिमा कहते हैं। उसके कारण भी ये तकलीफें होती हैं। तो ऐसे में फिर मेरा वही जवाब है कि आप समय पर नेत्र रोग विशेषज्ञ से संपर्क करें। इन तरीके की बीमारियों का, चोट लगने का भी काफ़ी हद तक इलाज संभव है जिसमें हम मरीज़ की पूरी रोशनी लौटा सकते हैं। और मैं बड़ी खुशी से आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर कभी किसी पेशेंट को ये तकलीफ़ होती है तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में सरकार ने सब तरीके के इलाज की व्यवस्था करी हुई है, जिसमें कैटरैक्ट से लेकर कॉर्नियल अल्सर से लेकर कॉर्नियल ट्रांसप्लांट, रेटिना की बीमारियों का और पीडियाट्रिक मतलब बच्चों की बीमारियों का भी सफल और मुफ्त इलाज किया जाता है। तो आपको अगर ऐसी तकलीफ़ है तो आप अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भोपाल में अपना इलाज करावें और आपकी रोशनी को हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि वापस लेकर आएँ। मैडम, आमतौर पर पहले हम लोग पढ़ते थे और देखने में भी आता था कि छोटे बच्चों को रतौंधी हो जाती थी, लोग कहते थे साहब विटामिन ए की कमी के कारण हो गई। तो क्या लोगों को ये देखना चाहिए कि खान पान में विटामिन ए रहे और इसका भी क्या कॉर्निया पर असर पड़ता है क्या? जी, ये बहुत अच्छा सवाल है। आजकल हम देखते हैं कि बच्चे बहुत जंक फूड खाते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी खाते हैं जो हेल्थ के हिसाब से अच्छी नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगी कि बच्चों को ये कोशिश करें कि वो हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं, जैसे पालक हुआ, कोई भी तरीके की भाजियां हुई, पीले फल जैसे कि पपीता है, आम है, कोई भी वेजिटेबल जिसमें रंग है, ककड़ी है, ये सब चीज़ें, मौसमी फल, मौसमी सब्जियां ज़रूर खाने में इंक्लूड करें। पनीर है, दूध, ये सब ज़रूर इंक्लूड करें जिससे बच्चों को ये रतौंधी की बीमारी या विटामिन ए डेफिशिएंसी नहीं हो, क्योंकि विटामिन ए डेफिशिएंसी भी कॉर्नियल अल्सर का एक कारण है, उससे भी बच्चों की आंखों में छाला पड़ता है। तो ये सब हम अगर खान पान में अपना पूर्ण रखेंगे तो बच्चों को रतौंधी की तकलीफ़ नहीं होगी। और दूसरी चीज़ एक और मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि बच्चों को कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा देर वो बाहर खेलें। वो घर के अंदर बैठकर मोबाइल देखते हैं, टीवी देखते हैं, उसके कारण बच्चों में मायोपिया की तकलीफ बहुत बढ़ती जा रही है। आजकल हम देख रहे हैं कि 70% बच्चों में चश्मे लगाने की ज़रूरत पड़ रही है, वो केवल इसलिए कि बच्चे खेलते नहीं हैं बाहर। तो हमको कोशिश करना चाहिए कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा बाहर अपना समय व्यतीत करें। मोबाइल में और टीवी से आंखें कमज़ोर होती हैं, तो यह भी हमको देखना पड़ेगा खान पान के अलावा। पल्लव जी दतिया से हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। स्वागत है आपका पल्लव जी, पूछिए अपना सवाल। वल्लभ है, वल्लभ, माफ स्क्रीन पे बातचीत ठीक रहता, पूछिए प्लीज। आप टीवी का वॉल्यूम धीरे कर दीजिए और सवाल पूछिए। मैंने जी पूछा है। हेलो जी बोलिए। हेलो, हाँ, मैंने जो पूछा है कि एक कहावत होती है कि आँख जी, मैंने जो पूछा है कि एक पुरानी कहावत है कि आँख बंधन ताप लंघन, तो आँख का बांधना कितना उचित होगा? जैसे मान लो कोई चीज में आँख के दर्द होता है तो उसको बांधने से, पट्टी अच्छी बांधने से कुछ राहत मिलती है, ये सत्य है क्या? ये कहना चाह रहे हैं कि पट्टी बांधने से आराम मिलता है क्या? आँख को बंद कर दें? नहीं, पट्टी बांधना किसी भी तरीके का इलाज नहीं है। एक टेम्पररी मेजर हो सकता है कि आपको कभी हेडेक है, कुछ है, आँख में तकलीफ है, तो आप पट्टी बांध सकते हैं, लेकिन ये डॉक्टर की तरफ से समझाइश नहीं होती है। कोई अगर आँख में तकलीफ है तो उसका पर्टिकुलर इलाज ही किया जाएगा। जैसे छाला है तो एंटीबायोटिक दी जाएगी, कैटरैक्ट है तो लेंस डाला जाएगा, पर्दे की तकलीफ है तो लेज़र किया जाएगा। तो पट्टी बांधना किसी चीज़ का इलाज नहीं है। और ऐसा भी कि आप पट्टी बांध के ये ना सोचें कि आँख ठीक हो जाएगी और आँख को आप कोई तकलीफ़ को आप अपना इलाज करवाने में समय ना व्यतीत कर दें या देर ना कर दें। तो कोई भी तकलीफ़ के लिए उसका प्रॉपर इलाज करवाएं। अब आपने जैसा बोला कि बच्चे मोबाइल बहुत देख रहे हैं, हम देख रहे हैं लोग कंप्यूटर की स्क्रीन के सामने एकटक बैठे रहते हैं और अपनी पलकें भी कम झपकाते हैं। कई बारी फिर जब बहुत थक जाते हैं तो अपनी आँखों को अपनी हथेलियों से मसलते हैं। ये सारी चीज़ें क्या कॉर्निया को नुकसान पहुंचा सकती हैं? जी, एक तकलीफ़ होती है जिसको केरेटोकोनस कहते हैं। ये बच्चों में अब मायोपिया के साथ ये तकलीफ़ भी बहुत देखने में आ रही है, क्योंकि बच्चों को एलर्जी के साथ वो ये मोबाइल और इस सब चीज़ों को ज़्यादा देखते हैं और कंटिन्यूसली आँख मसलते रहते हैं। तो ऐसे बच्चे जिसको कि एलर्जी की तकलीफ़ है और साथ में वो बार बार आँख मसल रहे हैं, तो केरेटोकोनस होने की चांसेस बढ़ जाते हैं।
तो मैं इस माध्यम से ये कहना चाहूँगी कि बच्चों को बाहर खेलने का, जैसे मैंने कहा, बोलिए। और अगर कोई बच्चे को तकलीफ़ है या आप कोई सिम्टम देख रहे हैं या बच्चा पास से टीवी देखने की कोशिश कर रहा है तो उसका चश्मे के नंबर की जांच कराएं। और इसके अलावा अगर कोई एलर्जी की तकलीफ़ है तो कुछ कुछ अंतराल पे आप बच्चों को आँख साफ़ पानी से धुलवा सकते हैं और बच्चे को बोलिए कि वो वॉलंटरली या एफ़र्ट लगा के ब्लिंक करे। 3 से 4 मिनट में 1 बार 2 बार ब्लिंक वॉलंटरली कर ले जी। तो स्क्रीन का उपयोग कम से कम होना चाहिए, जैसा मैडम ने बताया, और ब्लिंकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। संजय साहू जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका सवाल लेते हैं। स्वागत है आपका संजय जी, पूछिए अपना सवाल। जी नमस्कार। नमस्कार। ये पूछ रहे थे कि जैसे बुजुर्ग लोग जो होते हैं उनकी सही समय क्या होना चाहिए जिनकी आंखों का ऑपरेशन करवाने समय के अंदर करवा लेना चाहिए? बुजुर्गों में क्या सही समय है आंखों में लेंस लगवा लेने का? जी जी तो उसमें ऐसा है कि जब भी हम आँख में कैटरैक्ट हो रहा है और हम पेशेंट से ये पूछते हैं कि आपकी डेली रूटीन या दिन भर की दिनचर्या में अगर आपको तकलीफ़ हो रही है, आपको काम करने में, पढ़ने में, या आप को लग रहा है कि इससे मेरा काम सफ़र कर रहा है, उस समय हम मोतियाबिंद की सलाह देते हैं। हम एज के हिसाब से मोतियाबिंद की सलाह नहीं देते कि अगर आपकी एज ज़्यादा है तो मोतियाबिंद आपको मैंडेटरी कराना है, नहीं। ऐसे पेशेंट्स जिनको उनकी डेली रूटीन में या डे टू डे वर्क में प्रॉब्लम आ रही है तो वो ज़रूर नेत्ररोग विशेषज्ञ से कंसल्ट करें और उसके ओपिनियन के बाद ही हम इसकी कैटरैक्ट की सर्जरी अभी करवाएं। हमारे ग्रामीण चाचा थे, वो पढ़ते तो नहीं थे लेकिन वो कहते हैं डॉक्टर साहब मैं चांद को देखता हूँ तो मुझे ये 3-3 4-4 दिखाई पड़ते हैं। तो और वो कहते थे कि जब पक जाएगा तब कराऊंगा। ये पक्का और कच्चे का भी कुछ होता है क्या जी? मैडम? तो मोतियाबिंद पकना मीन्स कि मोतियाबिंद बहुत मैच्योर हो गया है, तो ये कॉम्प्लिकेटेड स्टेज होती है। मैं ये कहना चाहूँगी कि आप इंतज़ार ना करें कि मोतियाबिंद पक जाए। अगर डॉक्टर ने सलाह दी है कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराएं तो ज़रूर करा लें। पकने के बाद कॉम्प्लिकेशन रेट बढ़ जाता है और अगर आप उसको उस स्थिति में ले जाएंगे तो हो सकता है कि रोशनी भी उतनी अच्छी ना आए जो पहले आपको सलाह दी गई थी उस समय करा लेते आप, तो रोशनी उस समय पूरी आ सकती थी। तो पकने का इंतज़ार नहीं करना, ये एक तरीके का कॉम्प्लिकेशन है जो कि हम लोग अवॉइड करते हैं। और जो लोग पढ़ते लिखते नहीं हैं उनको कैसे पता लगेगा कि अब हमें करा लेना चाहिए? जी, उनको डे टू डे वर्क में, जैसे कोई अगर कोई काश्तकारी का काम कर रहे हैं या कोई बाहर का कोई काम कर रहे हैं, उनको रूटीन में अपने फ़र्क समझ में आने लगता है कि ना तो वो पास का काम ठीक से कर पाएंगे, दूर का भी नहीं दिखेगा, उनको रोशनी के आगे काले धब्बे दिख सकते हैं या ग्लेयर लगेगा, आँखों में चकाचौंधी लगेगी और ड्राइविंग में मुश्किल होगी, ये सब तकलीफ़ें रहती हैं। कुल मिलाकर मैडम का ये कहना है कि अगर आपको दिखने में कोई तकलीफ़ आ रही है और आपकी उम्र ज़्यादा है और आप ये आशंकित हैं कि आपको शायद कैटरेक्ट हो सकता है तो बेहतर है कि आप नज़दीक के अंदर एक नेत्ररोग विशेषज्ञ से दिखाएं। वो आपको बताएगा कि आपकी आंख का ऑपरेशन कब कराना ज़रूरी है। तो कार्नियल अल्सर की बात हो गई, और कार्नियल अल्सर अगर मान लीजिए तमाम ट्रीटमेंट लिया और उसके बावजूद भी कार्नियल परफोरेशन हो गया तो उसका क्या इलाज है मैडम? जी, तो अगर परफोरेशन हो गया तो उसका हम सर्जरी के द्वारा इलाज कर सकते हैं। कई तरीके की सर्जरीज अवेलेबल हैं, जैसे हम एक झिल्ली होती है एमनियोटिक मेम्ब्रेन से उसको बंद कर सकते हैं। ग्लू होता है, ग्लू मीन्स एक चिपकने वाला पदार्थ होता है, उससे परफोरेशन बंद कर सकते हैं। हम टिनेंस पैच ग्राफ लगा सकते हैं। और अगर किसी भी तरीके से ये जो सारी इंटरवेंशंस मैंने बताई कि हम इन इंटरवेंशन से किसी भी तरीके से आँख के परफोरेशन को क्लोज नहीं कर पाए तो एज लास्ट रिसॉर्ट हम कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन बताते हैं, या पुतली का ट्रांसप्लांट, या नेत्रदान से जो पुतली हमें मिली है उसको हम पेशेंट्स में ट्रांसप्लांट कर देते हैं कि उनको जो ख़राब पुतली या परफोरेटेड पुतली है उसको हेल्दी पुतली से रिप्लेस कर देते हैं। तो ऐसे में पेशेंट की रोशनी जो पुतली के कारण गई है वो पूरी लौट आती है। तो आई डोनेशन को लेकर भी हमारे देश चूँकि इतना बड़ा है लेकिन हमारे आई डोनेशन की संख्या बहुत कम है। श्रीलंका में देश छोटा है लेकिन आई डोनेशन बहुत ज़्यादा होता है। हमारे यहाँ लोगों को कई बार ऐसा भी मिथ है कि हम जो चीज़ डोनेट कर देंगे अगले जन्म में पैदा होंगे तो वो हमें मिलेगी नहीं। आई अगर पूरी निकाल ली जाएगी तो हमारे आई के उधर गड्ढा हो जाएगा, जो मृत शरीर है वो बहुत कुरूप हो जाएगा। तो आई डोनेशन का मतलब क्या है? पूरी आंखें निकाल लेते हैं, कैसे करते हैं आप लोग? जी, तो आई डोनेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम मृत्यु उपरांत जो पेशेंट आई डोनेशन की इच्छा जाहिर करते हैं, उनके सगे संबंधी ने इच्छा जाहिर करी है, उनकी हम आई डोनेशन कराते हैं। आजकल ये वाली प्रोसेस जिसको आप कह रहे हैं कि पूरी आई निकाल लेना और उस जगह पे गड्ढा पड़ जाएगा, ऐसा नहीं है। आजकल हम लोग केवल पुतली रिट्रीव करते हैं, ये जो काला हिस्सा रिट्रीव करते हैं, उसको हम अपनी बॉटल में प्रिजर्व करके और दूसरे पेशेंट को ट्रांसप्लांट कर देते हैं। तो ऐसा कुरूपता नहीं आती है उससे। हम उसको
पूरी तरीके से ढक देते हैं। हमारे पास प्रोस्थेसिस रहता है, प्रोस्थेसिस से उसको ढकते हैं, आई को अच्छे से रिस्पेक्टफुली आदर से कवर करते हैं, जिससे पेशेंट में कोई भी डिफेक्ट या डेफिसिट या कुरूपता नहीं दिखती है। और ये भी एक मिथ है कि आप अगर किसी को आई डोनेट करेंगे तो अगले जन्म में आपको ऐसा अंधा को प्राप्त होना पड़ेगा, ये भी मिथ है। बल्कि इससे तो हमें खुशी होना चाहिए कि हम एक दूसरे इसी जन्म में रहते हम एक दूसरे पेशेंट की मदद कर पाए, जिसको कि हमने रोशनी वापस लाने में मदद करी है। और आजकल एक पुतली से हम 2 पेशेंट की सर्जरी कर सकते हैं। हम उसके 2 पार्ट्स कर सकते हैं, जैसे कि लैमिलर कॉर्नियल ट्रांसप्लांट करते हैं, तो हम अगर हमें 2 पुतली दान मिल रही है तो 4 लोगों को उससे फ़ायदा हो जाएगा। तो क्यों ना हम आगे आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को ये बता सकें कि आई डोनेशन से किसी भी तरीके का कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है, बल्कि इसके आपके इस प्रयास से समाज में एक अच्छा संदेश जाता है। कम से कम 4 लोगों को रोशनी मिलती है और वो अपना जीवन यापन कर सकते हैं। तो मैं आपके माध्यम से ज़रूर ये कहना चाहूँगी कि आप सभी अपने परिजनों का, अगर किसी की मृत्यु हुई है अनफॉर्चुनेट कंडीशन, उस समय आप नेत्रदान के लिए आगे आएँ और समाज में अपना एक अच्छी पहल करें, एक योगदान दें। बहुत ही सही बात कही कि अगर हमें इस दुनिया में हम नहीं रहे और उसके बाद भी अगर हम इस दुनिया को देखना चाहते हैं तो ज़रूरत इस बात की है कि हम अपनी आई किसी को दान में दे जाएं, ताकि उसके माध्यम से हम इस दुनिया में नहीं रहते हुए भी दुनिया को देख सकेंगे। मैडम, कई बार ये ऑर्गन ट्रांसप्लांट के बारे में बात चलती है कि ये मरीज़ बहुत ज़्यादा इनको डायबिटीज़ थी तो ये ब्लड डोनेशन नहीं कर सकते, या कोई ऑर्गन में बीमारी थी तो ये नहीं कर सकते। तो कॉर्निया डोनेशन में भी कोई ऐसी कंडीशंस हैं क्या? जी, ऐसी कुछ कंडीशंस हैं जिसमें हम कॉर्निया डोनेशन नहीं करते हैं। लेकिन ये सोचकर पेशेंट ये ना सोचें कि हम कॉर्निया डोनेशन नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम उसकी जानकारी ही ना दें नेत्र रोग विशेषज्ञ को। ये ना करें। अगर आपकी इच्छा है, आप नेत्रदान करना चाहते हैं, तो आप ज़रूर आगे आएँ, ज़रूर बताएं। टीम आपके पास आएगी और टीम आपको बताएगी कि क्या ये नेत्र किसी को ट्रांसप्लांट करने के लिए उपयुक्त हैं कि नहीं है। अगर उपयुक्त नहीं है तो भी हम उनको रिसर्च पर्पस में ले सकते हैं, तो भी यूज़ कर सकते हैं। तो कोई भी ऐसी पुतली नहीं है जिसको हम यूज़ नहीं कर पाएंगे, हम हमेशा उसको यूज़ कर पाएंगे। तो पेशेंट खुद ही ये ना सोचें कि हम डायबिटीज़ है या हमको ऐसा है तो हम नहीं कर पाएंगे, वो टीम डिसाइड करके आपको बताएगी। तो मैडम, आमतौर पर लोग बोलते हैं ना कि कॉर्निया के अंदर कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती। जी, तो ये तो मेरे ख्याल से काफ़ी कंडीशंस में दे दी जा सकती होगी, कुछ ही चीज़ आप जो बोल रही हैं जैसा। जी, तो बहुत सारी कंडीशंस मैंने बताया कि जिसमें, या ये समझें कि बहुत कम कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें कि हम कॉन्ट्राइंडिकेशन या हम पुतली का दान नहीं कर सकते हैं। तो ये सोच के हम अपने आप को विथहेल्ड ना करें कि हो सकता है हमें ये कंडीशन हो तो हम पुतली का दान ना कर पाएंगे। लेकिन कॉर्निया एवास्कुलर है, आपने बिल्कुल सही कहा, इसमें ब्लड वेसल्स नहीं होती हैं, तो रिजेक्शन रेट कम होता है। तो हम मोस्ट ऑफ द टाइम हम ट्रांसप्लांट कर देते हैं पुतली का, और रिजेक्शन रेट नहीं होने से इसका सक्सेस रेट बहुत अच्छा होता है पुतली का। बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई मैडम ने कि इसका रिजेक्शन रेट कम होता है, क्योंकि इसमें ब्लड सप्लाई नहीं होती, जहाँ किडनी के लिए दुनिया भर की दवाइयाँ देनी पड़ती हैं, और लिवर के उससे बेहतर होता है, लेकिन उसमें भी दवाइयाँ इसमें भी दवाई देनी पड़ती है ट्रांसप्लांट के बाद। इसमें हम पूरा पेशेंट को 1 महीने तक डालने वाली बूंद की ड्रॉप और खाने वाली दवाइयाँ भी देते हैं, जैसा एप्लीकेबल हो या जैसा ज़रूरत हो। इसके बाद मरीज़ को कम से कम 1 साल तक फॉलोअप में रखते हैं। अगर हमको लगता है कि पेशेंट को दवाई देनी है या विड्रॉ करनी है तो वो फॉलोअप टाइम में हम डिसाइड करते हैं। लेकिन दवाइयाँ तो देनी पड़ती हैं, क्योंकि वो दूसरे के शरीर की पुतली होती है, तो एक रिस्क तो रहता ही है। लेकिन बाकी ऑर्गन ट्रांसप्लांट या बाकी ट्रांसप्लांट से रिस्क बहुत कम रहता है। तो हम पेशेंट को जो बिल्कुल हेल्दी हैं या जिनको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, उनकी ड्रॉप्स या दवाइयाँ हम करीब 1 से 2 महीने में बंद भी कर देते हैं, टेपर ऑफ कर देते हैं। तो आजकल हम बहुत सुन रहे हैं ब्लड बैंक की तरह के आई बैंक भी बन रहे हैं। तो ये जो आप लोग निकालते हैं, कई बार ये बोलते थे ना कि ब्लड बहुत ज़्यादा मत लो, नहीं तो ये वेस्ट हो जाएगा। तो एक बार मान लीजिए हमने किसी की आई बैंक के अंदर ये सब आईज इकट्ठी कर ली, तो कितने समय तक ये कारगर रहती हैं? कैसे चुनाव करते हैं आप? कैसे लोग आपके अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में संपर्क करें? वहाँ भी आई बैंक है क्या? जी, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में एक आई बैंक है। जैसे भी हमको आई डोनेशन मिलता है, हम उसको प्रिजर्वेशन की प्रक्रिया करते हैं। प्रिजर्वेशन में हम 3 तरीके की प्रिजर्वेशन कर सकते हैं: शॉर्ट टर्म या कम समय के लिए प्रिजर्वेशन, मिड टर्म या 14 दिन के लिए प्रिजर्वेशन, और लॉन्ग टर्म या 3 महीने के लिए प्रिजर्वेशन कर लेते हैं। तो ऐसे में हम प्रिजर्वेशन के बाद कॉर्निया को उसी स्थिति में, उचित स्थिति में प्रिजर्व कर लेते हैं और उसको ट्रांसप्लांट कर देते हैं उस टाइम में।
इसमें किसी भी तरीके का कॉर्निया में नुकसान नहीं होता है, क्योंकि प्रिजर्वेशन मीडिया उस तरीके से बनाए जाते हैं कि जिससे कॉर्निया या पुतली जो प्रिजर्व्ड हैं उसकी सेल में या डेंसिटी में कोई फ़र्क ना पड़े, तो हम उसको उस टाइम पीरियड में यूज़ कर सकते हैं। और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में हमारे पास सभी तरीके की प्रिजर्वेशन सुविधा उपलब्ध है। हम कॉर्निया को प्रिजर्व कर लेते हैं और उसको, वैसे हमारी कोशिश ये रहती है कि हम जल्दी से जल्दी ट्रांसप्लांट कर सकें, तो उससे पेशेंट की जो सेल काउंट रहता है, कॉर्निया का जो सेल काउंट रहता है वो अच्छा रहता है। तो कोशिश हम ये करते हैं कि विदिन 2 to 3 डेज हम ट्रांसप्लांट कर देते हैं जी। आजकल मैडम कॉन्टैक्ट लेंस का बहुत उपयोग हो गया। हम देख रहे हैं लोग तरह तरह की आंखें सतरंगी बना लेते हैं अपनी, और कई बार तो लोग ड्रेसेस के हिसाब से आंखें चेंज कर लेते हैं। तो ये जो कॉन्टैक्ट लेंस रहते हैं, ये कई बार क्या कॉर्निया को नुकसान पहुंचाते हैं क्या? जी, कॉन्टैक्ट लेंसेज कॉर्निया को नुकसान पहुंचाते हैं। ये हमने कई बार ऐसा देखा है कि पेशेंट कॉन्टैक्ट लेंस लगा के सो जाते हैं, या कम से कम 3-4 दिनों तक, कई बार हफ्तों तक कॉन्टैक्ट लेंस लगाए रहते हैं। ऐसे में कॉर्निया में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, उसको हम हाइपोक्सिया कहते हैं, और कॉर्निया में छाला पड़ने का डर होता है, जिसको हम कॉर्नियल अल्सर कहते हैं। तो कॉन्टैक्ट लेंस भी उसका एक कॉज है छाला पड़ने का। तो कॉन्टैक्ट लेंस को जैसे सलाह दी गई है उसी हिसाब से इस्तेमाल करें। जितनी देर के लिए सलाह दी गई है, 24 घंटे के लिए दी गई है, 12 घंटे के लिए दी गई है, तो उसी हिसाब से उसको लगाएं और निकाल दें। अपने से उसको ना यूज़ करें, और अपने से भी, जैसे आपने कहा कि कई तरीके के कलर के लेंस मिलते हैं, वो बाज़ार से लेके ना लगाएं, क्योंकि ये इन्फेक्शन का भी सोर्स होते हैं। इसमें कई तरीके के कंटामिनेंट होते हैं, और ये प्री डिस्पोजिशन होते हैं कॉर्नियल अल्सर के लिए या छाला पड़ने के लिए। तो मेरी सलाह, मैं ऐसी सलाह नहीं दूंगी कि पेशेंट थेरेप्यूटिक यूज़ के अलावा, अगर आपको ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब किया गया है कॉन्टैक्ट लेंस का, उसके अलावा आप खुद की मर्ज़ी से कोई कॉन्टैक्ट लेंस लगाएं। बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई मैडम ने कि कॉन्टैक्ट लेंस आपको जब प्रिस्क्राइब करे कोई नेत्र रोग विशेषज्ञ, तो वो आपको जितने समय तक लगाने के लिए बोले उतना लगाए, और लगा के सो जाने से कई बार जो है कॉर्नियल अल्सर की संभावना बन सकती है। और एक बार अगर कॉर्नियल अल्सर बनता है तो फिर आप जानती हैं कि ये किस स्टेज तक जा सकता है। मैडम, आई डोनेशन के बारे में आप वर्ल्ड की स्थिति बताइए, और उसमें हमारा भारत देश कहाँ पर स्थित होता है, और हमारे देश में भी कौन लोग आई डोनेशन में ज़्यादा आगे हैं जिनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए? एक तो आपने पहले ही बता दिया था, श्रीलंका बहुत आगे है आई डोनेशन। श्रीलंका एक बहुत छोटी कंट्री है, लेकिन वो, अगर मैं कहूँ कि वर्ल्ड में हाईएस्ट आई डोनेशन भी करता है। और अगर मैं हिंदुस्तान की बात करूँ तो गुजरात में बहुत आई डोनेशन होता है। हमारे मध्य प्रदेश में भी नीमच के इलाके में बहुत आई डोनेशन होता है। विदिशा में बहुत आई डोनेशन होता है, क्योंकि बहुत लोग अवेयर हैं इसके बारे में और आई डोनेशन के लिए स्वयं ही आगे आते हैं। और साउथ के कुछ स्टेट्स में, जैसे केरला हुआ, कर्नाटक हुआ, यहाँ पे भी काफ़ी आई डोनेशंस होते हैं। तो ये जो टीवी का माध्यम है, रेडियो का माध्यम है, इसके थ्रू हम बहुत कोशिश करते हैं कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक बना सकें, अवेयर कर सकें आई डोनेशन के बारे में, उनको बता सकें कि इससे कोई नुकसान नहीं है, सारी मिथ्स को या भ्रांतियों को दूर कर सकें, जिससे कि हम जितने ज़्यादा से ज़्यादा नेत्रहीन लोग हैं उनको कॉर्नियल डोनेशन से फ़ायदा पहुंचा सकें। जितने से ज़्यादा लोगों को हम नेत्र प्रदान कर सकें, ऐसा भावना शर्मा मैडम का कहना है। वो नेत्र विशेषज्ञ हैं। आप लोगों को ये अपील कर रहे हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशन करने के लिए आगे आएँ, क्योंकि उन्होंने पहले ही बता दिया कि बहुत रिस्पेक्टफुली आँखों को निकाला जाता है और कोई भी विकृति नहीं आती है, बल्कि वो लोग उसके अंदर एक आर्टिफिशियल आई डाल देते हैं। और दूसरा, उन्होंने ये भी बताया, कितनी अच्छी बात की, आपकी मृत्यु के बाद भी आप उन आँखों से 2 आँखों में रोशनी देते हैं, आप उस दुनिया को देख सकते हैं। मैं समझता हूँ आप सभी लोग इसके लिए प्रेरित होंगे। मैडम, आप हमारे स्टूडियो में इतनी उपयोगी जानकारी दी, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।